नमस्कार, खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे बीजेपी की, जो चुनावी मोड में आ चुकी है। हैदराबाद में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। राज्य मुख्यालय में तेलंगाना विधानसभा चुनाव सहित अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष नड्डा दक्षिणी राज्यों सहित अन्य 11 राज्यों के भाजपा अध्यक्षों के साथ चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि यह बैठक कैमरे के सामने की जाएगी। हैदराबाद स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में 11 राज्यों के बीजेपी अध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित की जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसमें तेलंगाना अध्यक्ष जी किशन रेड्डी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार और चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर भी शिरकत कर रहे हैं। दक्षिणी राज्यों की सत्ता में हस्तक्षेप करने के लिए भाजपा तेलंगाना को महत्वपूर्ण मान रही है, इसलिए हैदराबाद में बैठक आयोजित करने का फैसला किया गया। तेलंगाना विधानसभा जीतकर दक्षिणी राज्यों में दबदबा बनाने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। बैठक में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा, साथ ही कमजोर इलाकों पर जोर दिया जाएगा। चुनाव की बात हो और उत्तर प्रदेश इससे अछूता हो, यह भला कैसे हो सकता है। पूर्वांचल में लोकसभा के चुनावी अभियान को पीएम मोदी के धार देने के बाद अब बीजेपी का फोकस अवध क्षेत्र पर है। अवध क्षेत्र में लोकसभा के चुनावी अभियान की शुरुआत खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। वो 14 जुलाई को श्रावस्ती से जनसभा के जरिए अवध की 16 सीटों को साधेंगे। इससे पहले उनका 27 जून को श्रावस्ती आने का कार्यक्रम तय हुआ था। नड्डा प्रदेश कार्यालय पर बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें लोकसभा चुनाव अभियान के लिए कुछ नए अभियानों को भी तय किया जा सकता है। महाजनसंपर्क अभियान की तारीख अब बढ़ा दी गई है। पहले 15 और फिर अब 18 जुलाई तक इसे चलाने की तैयारी है। अभियान की समीक्षा और आगे की योजना बनाने के लिए बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आज लखनऊ में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बुलाई गई। यानी कि 2024 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। लेकिन विपक्ष की क्या तैयारियां हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस उतार चढ़ाव भरे माहौल में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण की तरफ तो रुख कर रही है। उसकी कोशिश है कि दक्षिण के राज्यों में भी अपनी पैठ बनाई जाए, लेकिन क्या इतना आसान होगा दक्षिण में पैठ बनाना? तेलंगाना से हालांकि इसकी शुरुआत की जा रही है, साथ ही उत्तर प्रदेश इससे अछूता नहीं है। क्या दोनों दलों की या दोनों पक्षों की रणनीति, इसको समझने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, उनसे हम इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये चुनावी मोड चालू हो चुका है, लेकिन सत्ता पक्ष के लिए तो ये हमेशा कहा जाता है कि चुनावी मोड में जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहती है और अपने सहयोगी दलों को साथ लेने की भी उसकी जुगत रहती है और किसी भी सहयोगी दल के नेता को नाराज नहीं करना चाहती है। वहीं कुछ राज्यों में दलों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जिस दल के साथ रहती है उसी दल को कमजोर करती चली जाती है। ऐसे भी आरोप लगे, लेकिन बहुत सारे समीकरण बदल गए। जैसे अगर महाराष्ट्र की तरफ रुख करें तो महाविकास आघाड़ी के साथ क्या हुआ सब जानते हैं। वहां पर थोड़ा सा चरमरा गई विपक्ष की रणनीति। लेकिन अब तेलंगाना में केसीआर कह रहे हैं कि हमारा काम जनता को पता है कि हमने क्या किया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से हर कोई अवगत है। तो क्या बातें हैं जो इन चुनावों में असर डालेंगी और जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी चीजें आगे बढ़ेंगी, वास्तव में कौन कितना मजबूत नजर आ रहा है जमीनी स्तर पर, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। किसकी रणनीति कामयाब होगी। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। विजय खेरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरुणेश यादव, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। विजय खेरा जी, दक्षिण से कैसे शुरुआत करेंगे? हालांकि चुनावी मोड पर तो हमेशा आप नजर आते हैं, आपकी पार्टी नजर आती है, लेकिन दक्षिण की तरफ रुख करना इतना आसान होगा, वो भी तेलंगाना से? हाँ, दक्षिण की तरफ कठिनाई है, उसमें कोई शक की बात थोड़ी है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कठिनाइयां शुरू से है। आजादी के तुरंत बाद से, जब तक आजादी मिली थी कांग्रेस पार्टी का, उसमें पूरे हिंदुस्तान में वर्चस्व था, तब तक दक्षिण और उत्तर भारत में उतनी समस्याएं नहीं थी, क्योंकि मुख्य समस्या शुरू से ही भाषाई से शुरू हुई थी। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविंसों को मिलाकर फिर दक्षिण भारत में बनाया, मद्रास स्टेट में और कई मिलाए गए, तब जाके तमिलनाडु बना। इसी तरह महाराष्ट्र का भी हुआ बाद में। कभी नागपुर मध्य प्रदेश में था तो महाराष्ट्र में चला गया। ये सब बहुत सारी चीजें बदलती रही इसी कारणों से। तो उन स्थितियों को जो संभालना चाहिए थे 50-60 साल में, उनकी समस्याओं को नहीं ठीक से डील कर पाए। इस कारण से वहाँ क्षेत्रीय पार्टियां ने
अपना जनाधार बना लिया और वही आपस में जीतती हारती रही है। राष्ट्रीय पार्टियों का फिर धीरे धीरे वहाँ वर्चस्व खत्म हुआ। तो ये कठिनाइयां जो आप बता रहे हैं रवि भाई, ये तो है कठिनाइयां, लेकिन चूंकि हमारा एक मुद्दा है जो मेन है, उसके बाद हमारी बाकी उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र रक्षा, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद है। उसके बाद कोई चीज होती शुरू, तो उसके लिए चूंकि वो हमारा मेन मुद्दा है, तो हमारे प्रयास रहते हैं कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में थोड़ी बहुत समानता या उनके बीच में जो फीलिंग, कभी भाषाई फीलिंग्स है, कभी और किसी तरह की, तो उन सबको दूर किया जाए। ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया, पीछे सरकारों ने किया है दक्षिण भारत को उनका हिस्सा देने का, पर और ज्यादा आवश्यकता थी, अभी और जरूरत है। और शायद उसी को लेकर चर्चा भी की जाएगी जिस तरह की अभी बैठकें होने जा रही हैं। डॉक्टर रणेश, समझना चाहेंगे कांग्रेस की रणनीति को, क्या तैयारी है ऐसे में जब राहुल गांधी पर संकट के बादल छाए हुए हैं? अरुणेश, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए, अरुणेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। रविंद्र प्रताप सिंह जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़े दल के तौर पर देखी जाती है, विपक्ष, मजबूत विपक्ष के तौर पर भी देखी जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, रणनीतियों से पार नहीं पा रही। अब तो लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बाकी चीजें तो काफी कुछ खो चुकी है समाजवादी पार्टी, अब क्या क्या बचा पाएगी? बात आपने सही कही है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतियों से वो झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं, बदनाम करते हैं। ये पॉलिसी हम कभी भी नहीं अपनाएंगे। ये जो उनकी रणनीतियां हैं वो जनता में अब एक्सपोज हो चुकी है। का परिणाम उत्तर प्रदेश में ये भोग रहे हैं 2017 से। 2017 में जो 2 उपचुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री के घर में, उप मुख्यमंत्री के घर में, तो दोनों हार जाते हैं। फिर उसके बाद विधानसभा का लोकसभा का चुनाव होता है, हमारा गठबंधन उनको 10 सीटें कम कर देता है। उसके बाद पंचायत चुनाव होता है जो 10 करोड़ मतदाताओं का होता है, उसमें हमारी 760 सीटें आती है, इनकी 720 सीटें आती हैं। उसके बाद विधानसभा का चुनाव होता है, हमारा 11% मत बढ़ जाता है जी। इनका पिछले लोकसभा से 12% मत घट जाता है और हमारी सीटें 47 से बढ़ के 111 पे पहुंच जाती है। इनकी जो रणनीतियां हैं, बदनाम करो, झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ, उसी का परिणाम है। खाली उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, पूरे भारतवर्ष में है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सत्ता में तो वापसी नहीं हो सकी ना। सत्ता में वापसी निश्चित रूप से 2024 में होगी। और इनके अगर सत्ता के वापसी का परिणाम है तो 2004 में इनके पास अब तक के इतिहास में भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा था। इंडिया शाइन करा दिया, सब कुछ करा दिया और बुरी तरीके से हार गया 2004 में। उससे 2004 के आंकड़ों से 2024 में फतेह थोड़ी ना हासिल की जा सकती, ये समझना होगा। खैर, अरुणेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? ये नेटवर्क इशू थोड़ा आ रहा है। विजय खैरा जी, कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? वो कह रहे हैं कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कोशिशें कर ली, तमाम जद्दोजहद कर ली, लेकिन उसके बाद भी उनकी जितनी सीटें आई हैं उस पर अंकुश तो नहीं लगाया जा सका ना। आने वाले समय में ये सीटें और बढ़ जाएंगी और आपके वोट प्रतिशत पर भी उन्होंने नजर डाली। ये कह रहे हैं, परिणाम भुगत रहे हैं हम। अब जरा देखिएगा, इनसे 2 लोकसभा सीटें छोड़ा ली हमने, आजमगढ़ छोड़ा ली, इनके गढ़ी छोड़ा ली हमने, रामपुरी छोड़ा लिया हमने। सरकार द्वारा हमारी बन गई, आराम से बनी उत्तर प्रदेश में। दोबारा हमारी लोकसभा भी बन गई थी और ज्यादा सीटों से बन गई थी। अभी हाल सारे चुनाव हम देर का एक जीत नहीं सके, ये सारे के सारे हार के निपट गए। जिला पंचायतों में निपट गए, MLC में, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें कभी हम लोगों का वर्चस्व ही नहीं रहा, हम सारे के सारे टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी। इसके बावजूद भी इन्होंने आज जो झूठ बोला है, केजरीवाल जी को आज मात करने वाला आदरणीय प्रवक्ता जी छापा के आज मैं पहली बार दिखाई दिए। तो केजरीवाल इस समय झूठ का परिचय बने हुए हिंदुस्तान में, इन्होंने एकदम सारे झूठ बोल दिया, तो उसका क्या जवाब दें? अच्छा, आप कुछ और इसके अलावा कुछ पूछना चाह रहे थे शायद। ये तो इनकी बात का मुझे जवाब देना था, थोड़ा सा इन्होंने जो बोल दिया। बाकी जहाँ तक हमारा आज के संगठन का सवाल है कि क्यों नड्डा जी जा रहे हैं, हम लोग जो तैयार रहते हैं हर समय, तो वो बात अलग है, क्योंकि इस समय चुनाव आने वाले हैं, तो जाहिर है कि जितने भी बड़े नेता हैं जाएंगे और अपने विचार प्रकट करेंगे। हाँ, वही रणनीति आप लोगों की रही। राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आपने चुनाव प्रभारी घोषित कर दिए, लेकिन विपक्ष की रणनीति क्या है? अरुणेश जी भी जुड़ गए हमारे साथ, आते हैं आपके पास विजय खैरा जी। अरुणेश जी, भारतीय जनता पार्टी
24/7 एक्टिव मोड में है चुनाव को लेकर, लेकिन विपक्ष मजबूती नहीं हो पा रहा है। उसकी जो अंतरकलह है वही खुलकर सामने आ रही है। कैसे लड़ेंगे 2024 की लड़ाई? जी, सबसे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहली बात आपने कही कि 24/7 बीजेपी चुनाव के लिए एक्टिव रहती है, तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ। ये सिर्फ चुनाव के लिए ही एक्टिव रहते हैं, और सही तरीके से देखा जाए तो शायद इन लोगों को चुनाव के अलावा और जो चीजें हैं, जरूरी चीजें, उन पे भी ध्यान देने की जरूरत है। और मैं तो एक बात ये मानता हूँ, जो मेरा निजी विचार है, कि सत्ताधारी दल को तो अपना चुनाव प्रचार करने की जरूरत भी नहीं है। भाई, आप सरकार में हैं, केंद्र में भी हैं, और कई राज्यों में, राज्य में भी सरकार में है। अगर आपका काम दुरुस्त है तो जनता तो काम देख के वोट देती है। और आप जो इस तरह के प्रचार कर रहे हैं, घर घर जाके संपर्क करके, ये स्थिति आ गई है कि आपको नीतियां बतानी पड़ रही हैं कि पिछले 9 साल 10 साल में आपने क्या काम जनता के लिए किए और क्या काम नहीं किए। जबकि धरातल पे जो स्थितियां हैं वो इससे भिन्न है। आप इस समय महंगाई देख रहे हैं, टमाटर से लेके जो तमाम सब्जियां हैं पिछले 15 दिन से आसमान छू रही हैं, लेकिन इस काला बाजारी पे बीजेपी रोक नहीं लगा रही है। बीजेपी क्या कर रही है? घर घर प्रचार कर रही है। जो काम जरूरी है उस काम को नहीं कर रही है। आए दिन दलितों और आदिवासियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, और घटनाओं पे घटनाएं हो रही हैं, उस पे बीजेपी लगाम नहीं लगा पा रही है। उस पे चुनावी स्टंट क्या किया जाता है, लाइट कैंपेन से, और उसका प्रचार नहीं, काम को लेकर आपने कहा नहीं लगाया जाता है। नहीं जी, काम को लेकर आपने कहा, आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान, जब उन्होंने कहा कि अब मुझे समझ में आ रहा है जनता को सिर्फ काम पसंद नहीं है, काम के अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ता है। देखिए, वो अखिलेश जी का निजी विचार हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर आपने काम किया है तो सिर्फ आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो ये मानता हूं कि मोदी जी ने अगर इतना काम किया होता, बीजेपी की सरकार ने इतना काम किया होता, तो महाराष्ट्र में जो तोड़ मरोड़ वाला बात जो आप कह रहे थे ना, महाविकास आघाड़ी कमजोर हो रहा है, तो आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। हम कोशिश करते हैं सही कराने की। विजय जी आपके पास आएंगे। रविंद्र जी थोड़ा सा समय दीजिए। विपक्ष की रणनीति क्या है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि अवध की बात हो, वहां से जेपी नड्डा ने कमाल संभाली है, और दूसरी तरफ राजस्थान, तेलंगाना, एमपी, छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रभारी बना दिए गए हैं। हर चेहरे को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि किस तरह से आगे बढ़ना है। विपक्ष की रणनीति को भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। रविंद्र प्रताप जी, क्या सिर्फ काम के जरिए पहचान बनाई जाती है, ये समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जब भी खेल की भी बात होती है, चाहे सियासी खेल की बात करें, चाहे हम वैसे खेल की बात कर लें, चेहरों पे चेहरे तय किए जाते हैं कि किस चेहरे के सामने किस चेहरे को खड़ा किया जाए, ताकि वहां पर हम अपनी स्थिति या कोई भी दल अपनी स्थिति मजबूत कर सके। जैसे राजस्थान में अगर बात की जाए तो प्रहलाद जोशी हैं प्रभारी, नितिन पटेल सह चुनाव प्रभारी हैं। छत्तीसगढ़ में ओम माथुर हैं प्रभारी, मनसुख मांडविया सह चुनाव प्रभारी हैं। एमपी में भूपेंद्र यादव। यानी चेहरों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। कौन कौन से चेहरे हैं वो भी सामने आ गए, लेकिन आपके यहाँ तो अभी इस तरह की चीजें तय ही नहीं हुई हैं। तो कब तय होंगी ये चीजें, कितना डिले करेंगे? ये बीजेपी की वही स्ट्रेटेजी है जिसकी आप बात कर रहे हैं जी। प्रचार के माध्यम से अपनी संगठनात्मक क्षमता को दिखाती है, जो झूठ होता है, और विरोधी गठबंधन पर अफवाह फैलाती है और बदनाम करती है। नहीं, यहाँ अफवाह की तो कोई बात ही नहीं, यहाँ तो रणनीति की बात हो रही है। तो अफवाह फैलाते हैं। अभी एक दिन कह दिया जयंत जी ने छोड़ दिया गठबंधन, एक दिन कह दिया कि हरिवंश बाबू मिल गए नीतीश बाबू से, अब नीतीश बाबू का शामिल हो जाएंगे, फिर एक दिन कह दिया आरजेडी का विलय हो जाएगा कांग्रेस में। तो ये जो पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसका ये खुद कबूलते हैं कि हमने 7,000 करोड़ रुपए प्रचार पे खर्च किया है, ये तो कबूलते हैं। और फिर इनकी इंडस्ट्रीज को कितना अडानी अंबानी ने कितना दिया, उसका कोई हिसाब तो है नहीं। ये तो इनकी यही शक्ति है। किसी दल को किसी ने हाथ बांध रखे हैं। हर दल जो है राजनीतिक सहयोग, राजनीति के साथ साथ जो व्यापारियों से सहयोग लेता है, कौन नहीं लेता? सबके साथ कोई ना कोई खड़ा रहता है। मतलब इसका समर्थन कर रहे हैं क्या आप? मैं समर्थन ये कह रहा हूं कि दलों का सहयोग कौन नहीं लेता, राजनीतिक लोगों का सहयोग कौन नहीं लेता? क्या समाजवादी पार्टी या कोई ऐसा दल है जो अछूता रहा हो इससे? बिल्कुल दल है। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस ने, चलिए अगर आप ये पूछ रहे हैं किसके बहस कर लेते हैं, पहले 25 बार कांग्रेस ने एक भी पैसा चंदा नहीं लिया।
फिर सबसे नई पार्टी आई जो आपका चुनावी चंदा देख लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी चुनावी चंदा में नंबर 1 पर है। ठीक है, 1000 करोड़ रुपए। ये तो करप्शन के आरोप लगा रहे हैं। आपकी रणनीति क्या है चुनाव को लेकर? हम तो उस पर भी बात करना चाहते हैं ना आपसे। आप उस पर बात करने लगते तो मैं हमारी नहीं, आप आरोप लगाने लगते हैं। हम तो आपसे पूछ रहे हैं आपने किन चेहरों को आगे लाया है या लाए हैं, क्या रणनीति बनाई है, क्या बैठकें आपकी हुई हैं? बात कही थी तो मैंने भाजपा की रणनीति बता दिया। अब हमारी रणनीति, अपनी रणनीति बताता हूँ। हाँ, तो आपकी हमारी रणनीति रणनीति है, मैंने बता दिया। 17 से लेके 22 तक हमने किया अंतिम चुनाव निकाय चुनाव का, जिसमें हमारे 3% और भारतीय जनता पार्टी के 8% वोट घटे। हाँ। और पूरे भारतीय जनता पार्टी की इतिहास में सबसे टफ वोट पाए यूपी के नेतृत्व में 30% वोट। आज तक उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में दो सीटें आपकी मजबूत सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हथिया ली, आप देखते रह गए। तो भरोसा कैसे हो कि आगे आपकी स्थिति जो है सामान्य हो जाएगी? हमने उनके मुख्यमंत्री की सीट हथिया ली थी, हमने उनके उप मुख्यमंत्री की सीट हथिया ली थी, मैं पहले बता चुका हूँ। अब आते हैं, अभी आदरणीय प्रवक्ता जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने मुझे पहली बार देखा है, तो मुझे दिखाने के लिए आपने आवश्यकता नहीं है। दूसरा विषय यह है कि इन्होंने कहा जिला पंचायत में हम जीते। जिला पंचायत में इससे पहले बता भी चुका, 760 सीटें हम पाए, 720 सीटें। चुनाव की जो दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी को हुई है, वही मोदी जी को झूठ बोलने के लिए आपसे मजबूर कर रहा है उत्तर प्रदेश जैसी जगह में। विजय खेरा जी जवाब दीजिए। विजय खेरा जी, क्या पूछा इन्होंने? इन्होंने कहा कि आपकी मुख्यमंत्री की सीट भी तो हमने हथिया ली थी और झूठ बहुत बोलते हैं आप लोग। मुख्यमंत्री की सीट ने हथिया ली थी, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आप जीते थे। हो सकता है उसमें हमने कोई संगठन में गलती की, हो सकता है हमने प्रत्याशी सिलेक्शन में गलती। हाँ, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि सियासत में तो ये सब लगा रहता है। पर हम, हाँ ठीक है, तो हम बाकी तो सारे उत्तर प्रदेश बराबर जीत रहे हैं। हम तो उसका जवाब दे रहे थे इनको, ये कह रहे थे कि वो जनता ने जवाब दे दिया, फलाना दे दिया। अच्छा, दूसरी बात, इनके पास आप कह रहे हैं प्रभारी इनके पास पार्टी है कहाँ जो प्रभारी बनाएंगे? पहले पार्टी तो बनाए, वहाँ पार्टी नहीं है, जहाँ आप प्रभारी कहाँ बना के करेंगे? ये पहले पार्टी तो हो, 2-4 संगठन हो, 2-4 विधायक हो, एक आदि हो, कहीं कुछ तो हो, तो तब तो बनाएंगे। ये क्या करेंगे? अपनी बात बोले ना कि उत्तर प्रदेश में क्या कर रहा है, बाकी हिंदुस्तान क्या तो पूछ रहे हैं, पता ही नहीं होगा। ठीक, तो कहाँ से बताएंगे? लेकिन एक बात है, क्योंकि अभी एक बात जरूर कही है और महत्वपूर्ण बात ये बोली है कांग्रेस प्रवक्ता ने कि हम लोग, आपकी आवाज चली गई, शायद म्यूट पे हो गए आप। सत्ता इसलिए है कि दिन भर कांग्रेस पार्टी का एक काम है भ्रम फैलाना, मिथ्या प्रचार करना, झूठ बोलना। ठीक है, ठीक है। जो भ्रम बीजेपी ऐसी दल फैलाती है उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। नहीं, पहले प्रमाण सुन लो, उसका जवाब। अरुण जी आ रहे हैं, अरुण जी एक मिनट, अरुण जी ध्यान रखिए, आपकी आ रहे हैं, सीमाएं हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। आपने वैक्सीन पे झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया, आपने नोटबंदी पे फैलाया, आपने राफेल पे फैलाया। राफेल पर तो सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग के आ गए और दोनों जगह सुप्रीम कोर्ट से हार के चले। ठीक है। फिर आपने क्या किया? दूसरा काम शुरू किया, ठीक है, सीबीआई पे भ्रम फैलाया, लोगों को आपको बता रहे, ये बता रहे, नोट पकड़े जा रहे, मंत्री जेल जा रहे, अदालतें जेल भेज रही, सुप्रीम कोर्ट से हार के चले आए। आपने अडानी पे भ्रम फैलाया, इतना झूठ फैलाया जिसकी कोई सीमा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक विश्व अखबार में छपवा के हिंदुस्तान को पूरा फैला के रख दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है विजय जी, अरुण जी को थोड़ा समय देते हैं। विजय जी, विजय जी, अरुण जी को थोड़ा समय देते हैं क्योंकि उनका काफी नेटवर्क इशू आया था, उनको सुन लेते हैं। नोटबंदी को लेकर भ्रम फैलाया, अगर नए नोट ठीक था तो 2000 के नोट आपको क्यों बंद करने पड़े? आप तो मुझसे उम्र में बड़े हैं, काफी सीनियर है, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अगर 2000 का नोट चालू करने से भ्रष्टाचार बंद हो गया था तो 2000 का नोट बीजेपी को क्यों बंद करना पड़ा? क्यों 2000 का नोट बंद करना पड़ा? और सीबीआई और ईडी, देखिए भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार कई गुना। और आप सीबीआई और ईडी की बात कर रहे हैं तो विजय जी सुन लेते हैं, एक मिनट विजय जी सुन लेते हैं, विजय जी सुन लेते हैं। डॉक्टर रणेश काफी देर से बैठे हुए हैं। विजय खेरा जी, एक मिनट, विजय खेरा जी, ठीक है, एक मिनट सुन लेते हैं। विजय जी, ठीक है, एक मिनट आते हैं। अरुण जी एक मिनट रुक जाइए, विजय जी एक मिनट रुक जाइए। अरुण जी एक मिनट रुक जाइए। अरुण जी का संपर्क काफी
देर बाद लगा है, थोड़ा नेटवर्क इश्यू था, उनको बात रख लेने दें, फिर हम आपके पास आते हैं। अरुणेश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही अरुणेश जी, थोड़ा नेटवर्क देखिए। अब की बार कोर्ट से नहीं बनी। तीन बातें कहना चाहता हूँ। हाँ, पहली बात तो ये कि अगर नोटबंदी थी तो 2000 का नोट इनको 6 साल बाद बंद क्यों करना पड़ा? भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, बड़ा नोट आने से भ्रष्टाचार बढ़ा है। दूसरी बात जो ये कह रहे सीबीआई ईडी, तो सीबीआई ईडी का अगर दुरुपयोग नहीं हो रहा है तो इनका रेशियो देखिए आप, ईडी में सिर्फ 2% लोगों को दोषी करार दिया जा रहा है, और सीबीआई ईडी का डर दिखा के ही आप जो है सरकार में जो है तोड़ मरोड़ का काम कर रहे हैं। और तीसरी जो बात आप सबसे महत्वपूर्ण बात जो कह रहे थे, उस बात पे भी मैं कहना चाह रहा हूँ, दुष्प्रचार वाली जो बात है अडानी जी को लेके, तो संसद से लेके सड़क तक किसने अडानी जी पे सवाल किया, इसने जवाब देना उचित नहीं समझा, वो किसी से विदित, किसी से छुपा हुआ नहीं है। राहुल जी की जो सदस्यता है वो क्यों रद्द करवाई गई? क्योंकि वो संसद में अडानी पे सवाल कर रहे थे, और अडानी जी अगर इतने पाक साफ है तो उस पे सरकार स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही है? मोदी जी अडानी का आ बोलने को तैयार नहीं है। सर, जनता सब समझ रही है, जनता सब देख रही है, आपके भ्रष्टाचार के जो कारनामे हैं वो कर्नाटक में खुल के आए, तभी आप 66 सीटों पे सिमट गए। और मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार चल रहा है और जो आपका अन्य राज्यों में भ्रष्टाचार चल रहा है, जहां जहां चुनाव होंगे जनता आपको इस बार नहीं चुनेगी। सिर्फ चुनाव प्रचार करने भर से कुछ नहीं होता है। चलिए, लेकिन इसके लिए ये भी देखा जाएगा ना अरुणेश जी चल रहा है कि रणनीति क्या अपनाई जाएगी। अरुणेश जी, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन किसकी रणनीति भारी पड़ेगी, किसकी बातों से जनता सहमत होगी, ये सारी बातें भी देखने वाली होगी। भले ही आप 24/7 सक्रिय रहें, लेकिन दो बातें जरूर यहां ध्यान में रखी जाएंगी कि जनता के जो अपने हित हैं वो उसमें साधने की कोशिश की गई है या नहीं की गई है। अगर हिमाचल कर्नाटक से जनता ने कुछ सीख ली है तो परिणाम बीजेपी के लिए घातक हो सकते हैं, लेकिन अगर बीजेपी की बात से सहमत होती है जनता तो बीजेपी के लिए अच्छी बात है। लेकिन विपक्षी दल जिस तरह से विपक्षी एकता को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक उनके अपने नेता टूटते रहेंगे तब तक इस एकता को कायम करना बहुत मुश्किल बात है। इसलिए उनको अपने धड़े को बचाना उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, तभी उन्हें कामयाबी मिल पाएगी और इस पर उनको ध्यान देना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।